दूर कहीं घोड़े की हिनहिनाहट गूंज उठी। रणभूमि में मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं। सैनिकों की सांसें तेज हो रही थीं और दुश्मन की सेना भारी संख्या में खड़ी थी। लेकिन उनके चेहरों पर भय साफ दिख रहा था, क्योंकि आज उनकी राह में कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि वह योद्धा खड़ा था जिसकी तलवार का वार दुश्मनों के लिए काल बन जाता था। और वह राजा थे बिजली पासी। राजा बिजली पासी की गर्जना से रणभूमि कांप उठी। 12 किलो के स्वामी, अवध के महायोद्धा, जो राजा जयचंद के सामने कर देने के लिए अपना सर नहीं झुकाए थे। यह वह समय था जब कन्नौज पर राजा जयचंद का शासन था, जिनके पास विशाल सेना थी और उनकी रक्षा के लिए आल्हा उदल जैसे महावीर महायोद्धा मौजूद थे। लेकिन उसी कालखंड में एक और शक्ति उभर रही थी और वह थे राजा बिजली पासी, जिन्होंने अवध की धरती पर अपनी विजय पताका लहराई। और 1148 से 1184 ईस्वी के बीच राजा बिजली पासी ने अपने 12 किलो पर राज किया। राजा हर्षवर्धन के बाद अखंड भारत कई राज्यों में बढ़ चुका था। नए नए राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं में से एक राज पासी वंश था, जिसने अवध पर अपनी ताकत स्थापित की। कंस पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी और फिर राजा बिजली पासी, यह वो नाम थे जिन्होंने सत्ता की दिशा बदल दी। लेकिन राजा बिजली पासी के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन 1152 में हुआ, जब उनका सामना एक खतरनाक दुश्मन से हुआ। उसका नाम था गाजी आजम। जब युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे और राजा बिजली पासी अपनी सेना के साथ शेर की तरह खड़े थे, तब उन्होंने अपनी सेना को ललकारा और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। भाले आसमान चीरते हुए दौड़े, तलवारें टकराने से चिंगारियां उठीं और घोड़ों की टापों ने मानो रणभूमि को भयावह बना दिया था। राजा बिजली पासी ने रणभूमि में जो किया वह इतिहास बन गया। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी उत्तर भारत के कई किलों और युद्ध भूमियों में गूंजती हैं। तो आइए जानते हैं उस महायोद्धा की गाथा जिसने अपने पराक्रम से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन जब मैंने पिछले वीडियो में राजा सातनदेव पासी का इतिहास बताया, तो कई लोग मैसेज में पूछने लगे कि आखिर ये पासी क्या होता है। मतलब अभी उन लोगों को पता भी नहीं है कि पासी जाति आखिर इंडिया में कहाँ पाई जाती है और पासी जाति का इतिहास क्या है। तो राजा बिजली पासी के इतिहास से पहले मैं थोड़ा पासी जाति के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। तो उत्तर भारत में पासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। पारंपरिक रूप से ही इन्हें ताड़ी निकालने और बेचने का कार्य करने वाली जाति के रूप में जाना जाता था। ताड़ी ताड़ और खजूर के पेड़ों से निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक रस होता है, जो कई इलाकों में लोकप्रिय था। इसके अलावा सुअर पालन भी इनके व्यवसायों में शामिल था। लेकिन पासी जाति सिर्फ इन कार्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने युद्ध भूमि में भी अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें राजपासी, बोरासी, गुर्जर, रावत, सरोज आदि नामों से जाना जाता है। यह जाति मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाली रही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पासी समाज का उत्तर भारत में अवध क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था। इनके शासन और शक्ति का प्रभाव लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, कानपुर और आसपास के इलाकों में साफ देखा जाता था। 2001 की जनगणना के अनुसार पासी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के दूसरे सबसे बड़े समूह के रूप में दर्ज किए गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में दलित आबादी का 16% हिस्सा पासी जाति से आता था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पासी समाज की कुल जनसंख्या लगभग 65 लाख थी। आज पासी समाज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। हालांकि इनकी सबसे अधिक संख्या अवध क्षेत्र में ही पाई जाती है। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम क्रुक के अनुसार पासी शब्द संस्कृत के पासिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फंदा या जाल। पासी जाति के लोग पेड़ों से ताड़ी निकालने के लिए फंदे का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इन्हें यह नाम दिया गया। लेकिन पासी सिर्फ एक व्यावसायिक जाति नहीं थी। इनके शौर्य और पराक्रम का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। अवध क्षेत्र में इनका शासन था और इनके राजा खीरी, हरदोई और उन्नाव जैसे जिलों पर राज करते थे। बांगरमऊ में भी पासी शासकों की मजबूत पकड़ थी। इतिहास में पासी योद्धाओं को अखंड भारत के रक्षक के रूप में देखा गया है। ये योद्धा निडर, स्वतंत्रता प्रेमी और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाले थे। अवध और कन्नौज क्षेत्र में इनका शासन था और इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अगर पासी जाति की उत्पत्ति की बात करें तो इसको लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मान्यता भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक दिन मध्य भारत के गहरे जंगलों में भगवान परशुराम गहन तपस्या में लीन थे। तभी जंगल में गायों की करुण पुकार गूंज उठी। किसी ने निर्दयता से उन पर हमला कर दिया था। परशुराम जैसे ही अपनी समाधि से जागे, उन्होंने देखा कि कुछ हत्यारे निहत्थी गायों को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह देख भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और वे तुरंत उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि उन हत्यारों के साथी भी आ गए और उन्होंने परशुराम को घेर लिया। यह देखकर भगवान परशुराम ने धरती से मुट्ठी भर घास उठाई और अपनी तपस्या की शक्ति से उनमें प्राण डाल दिए।
जैसे ही उनकी तपस्वी देह से पसीने की बूंदें उन घास के तिनकों पर गिरी, वहां 5 वीर योद्धा प्रकट हो गए। इन पांचों ने बिना किसी संकोच के गायों की रक्षा की, हथियारों को मार गिराया और जंगल में शांति स्थापित कर दी। जब वे परशुराम के पास लौटे तो उन्होंने अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को समझ लिया और वह था जानवरों की रक्षा। लेकिन अब एक समस्या थी। इन योद्धाओं ने भगवान परशुराम से कहा, हमारी उत्पत्ति तो आपने कर दी, लेकिन हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पत्नियों की आवश्यकता है। संयोग से उसी समय एक गुर्जर महिला वहां से गुजर रही थी। भगवान परशुराम ने उसे इन योद्धाओं को सौंप दिया। कहते हैं कि इसी मिलन से कैथवास उपजाति का जन्म हुआ और चूंकि इन वीर योद्धाओं की उत्पत्ति परशुराम के पसीने से हुई तो इसलिए इन्हें पासी कहा जाने लगा। मेरे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है, आपके यहाँ क्या कहानी है? कमेंट में जरूर बताइए। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बात है लगभग 1150 के आसपास का समय का, जब बाहरी आक्रमणकारी भारत की समृद्ध धरती को रौंदने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। यह वह समय था जब भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उसी दौर में पासी जाति में महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन देव पासी का नाम एक महान योद्धा के रूप में उभरा। राजा बिजली पासी के पिता नथावन देव नथावनगढ़ के राजा थे और उनकी माता बिजना बिजनौर की रानी थी। इनके कारण उनका राज्य अवध, लखनऊ और आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। राजा बिजली पासी का शासन इतना विशाल था कि उनके पास 12 बड़े किले थे। इनमें कल्ली पश्चिम, कल्ली पूर्व, परवर पश्चिम, परवर पूर्व, पिपरसंड, घड़ी चुनौती, बिजनौर, नथावनगढ़, माथीगढ़ी, हुलास, खेड़ा और दादूपुर शामिल थे। इनके अलावा हैबत मऊ, मवैया, बनी, रवा, भटगाम और बरगवां जैसे सहायक किले भी थे। ये किले न केवल उनके साम्राज्य की सीमा को दर्शाते थे बल्कि उनकी ताकत और सुरक्षा का भी प्रतीक थे। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रकोप था, जिसके चलते हर युद्ध में पासी योद्धाओं की मांग बढ़ जाती थी। राजाओं को अपनी सेनाओं में तीरंदाजों की जरूरत होती थी और पूरे देश में पासी योद्धाओं की कला की सराहना होती थी। इनके तीर, तलवार और रणनीति की बदौलत वे किसी भी युद्ध से नहीं डरते थे। उस समय पासी योद्धाओं की तीरंदाजी की कला इतनी माहिर थी कि पूरे उत्तर भारत में इनकी मांग थी। यहाँ तक कि गुजरात में भी पासी योद्धाओं ने अपनी वीरता साबित की। गुजरात तक इनकी उपलब्धि का श्रेय गुर्जर प्रतिहार राजाओं को जाता है, जब ये उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे। और कहा गया है कि राजा बिजली पासी के लखनऊ के पास अवध प्रांत के बिजनौरगढ़ किले की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती थी। इसलिए कन्नौज के राजा जयचंद राजा बिजली पासी से कर वसूलते थे। लेकिन साल 1170 के आसपास कन्नौज के राजा जयचंद ने कर की मांग बढ़ा दी, जिसके बाद राजा बिजली पासी ने कर देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। पहले वे थोड़ी बहुत राशि देते थे, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल भी कर नहीं देने का निर्णय लिया। इस पर राजा जयचंद को बहुत अधिक क्रोध आ गया। इसके बाद जयचंद ने कन्नौज से एक संदेशवाहक को राजा बिजली पासी के पास भेजा और कहलवाया, राजा बिजली पासी, कन्नौज के राजा जयचंद को कर अदा करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर राजा बिजली पासी ने उत्तर दिया, जाओ अपने राजा से कह दो कि बिजली पासी अब एक कूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अगर युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध भूमि में आ जाएं और एक बार टकरा कर देख लें। हम पासी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे जो उनकी धमकी से डर जाएंगे। जब यह खबर कन्नौज के राजा जयचंद तक पहुंची तो उनका क्रोध आसमान पर चढ़ गया। उनके राज्य में लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। लेकिन उनकी लड़ाई उस समय सिर्फ बिजली पासी से नहीं थी, बल्कि उनके सबसे घनिष्ठ मित्र राजा सातन देव पासी से भी थी, क्योंकि वे भी राजा जयचंद को कर नहीं दे रहे थे, जिसका संपूर्ण इतिहास मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उसे एक बार जरूर देखें। अब राजा जयचंद ने सोचा कि बिजली पासी पर हमला कर दिया जाए। इसके बाद राजा जयचंद ने हमला कर दिया, लेकिन पराक्रमी राजा बिजली पासी की सेनाओं ने राजा जयचंद की सेना को परास्त कर खदेड़ दिया। इतिहासकारों के अनुसार राजा जयचंद ने करीब 12 वर्षों तक बिजली पासी से छोटे मोटे युद्ध किए, लेकिन हर बार उसे पराजय ही मिली और अब तक बिजली पासी राजा जयचंद को कोई कर भी नहीं दे रहे थे, जिससे उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल बना हुआ था। उनके राज्य की प्रजा खुशहाल से रहते थे। लेकिन साल 1183 में राजा जयचंद ने एक नई योजना बनाकर बिजली पासी पर बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। हुआ ये था कि उस समय महोबा के राजा परमाल ने अपने महायोद्धा जैसे सेनापति आल्हा और ऊदल को अपने दरबार से निकाला तो ये दोनों महायोद्धा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। जयचंद को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत आल्हा और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए एक दूत भेजा और वह दूत से कहलवाया कि अगर आल्हा और ऊदल मेरे महल में रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और उन्हें बहुत अपार धन दिया जाएगा। बस यहाँ पर आकर उन्हें मेरे सैनिकों को युद्ध लड़ना सिखाना होगा। जिसके बाद आल्हा उदल उनके दरबार में चले गए और वहाँ की सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। तभी एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा जयचंद
आल्हा उदल के सामने एक प्रस्ताव रखा। वे बोले कि अगर तुम बिजली पासी को हरा दोगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण पासी राज्य और अपार धन दौलत दे दूंगा। इसके लिए तुम्हारे पास मेरी पूरी सेना होगी। पहले तो आल्हा और उदल ने इनकार कर दिया, परंतु बहुत बार कहने पर वो भी मान गए। आल्हा और उदल के लिए यह युद्ध एक अवसर के समान था अपनी महोबा में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का, क्योंकि आल्हा उदल का नाम उस समय अपने आप में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था। उनके शौर्य की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस समय हर कोई जानता था कि जब आल्हा उदल तलवार उठाते हैं तो शत्रु दहशत के मारे कांप उठते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजा जयचंद ने कई बार अपने बेटे लाखन को राजा बिजली पासी से लड़ने के लिए भेजे थे, परंतु हर बार हार ही हुई थी। और पिछले 12 साल से राजा जयचंद राजा बिजली पासी को हराना चाहते थे, लेकिन हर बार उन्हें पराजय ही मिलती थी। लेकिन इस बार आल्हा और उदल के आने से वो सोच रहे थे कि पहले बिजली पासी के किलों पर कब्जा करके उसके बाद सातन देव पासी पर भी हमला कर देंगे। इसलिए वो आल्हा और उदल को राजा बिजली पासी पर हमला करने को बोलते हैं। लेकिन युद्ध से पहले राजा जयचंद ने एक संदेश राजा बिजली पासी को भेजा और कहा, महाराजा कन्नौज सम्राट को लगान दो, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। महाराजा बिजली पासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हमने अपने राज्य को तलवार की धार से बचाया है, न कि झुके हुए सिर से। कन्नौज के सम्राट को जाकर कहो कि बिजली पासी कर नहीं चुकाते, बल्कि तलवार से उत्तर देना जानते हैं। यह उत्तर जयचंद के अहंकार पर वार था। वह क्रोधित हो उठा और अपनी विशाल सेना को आल्हा उदल के हाथों सौंपकर युद्ध के लिए भेज दिया। इस युद्ध में आल्हा और उदल ने अपने साले जोगा और भोगा को सेना लेकर बिजली पासी पर गांजर की धरती पर चढ़ाई कर दी। लेकिन बिजली पासी के गुप्तचरों ने यह खबर पहले ही महाराजा तक पहुंचा दी। घुड़सवार दूतों ने तेज रफ्तार से संदेश पहुंचाया और बोला, महाराज आल्हा उदल अपनी विशाल सेना के साथ आपके राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही बिजली पासी ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पासी संघ के सभी राजा और सरदार युद्ध के लिए बुला लिए गए। सभी 12 किलों पर सैनिकों को सतर्क कर दिया गया। रणभूमि में कड़ा मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। इधर आल्हा उदल अपनी सेना लेकर गोमती नदी के किनारे लाखन कोट के पास पहुंचे। वहां एक ऊंचे टीले पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह टीला गुप्त सुरंगों से भरा हुआ था, जिनका इस्तेमाल पासी सैनिक छापा मारने के लिए कर सकते थे। रात होते ही बिजली पासी के योद्धाओं ने गुप्त सुरंगों से बाहर निकलकर अचानक हमला कर दिया। आल्हा उदल की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। चारों ओर से पासी सैनिकों की तलवारें बरसने लगीं। यह हमला इतना घातक था कि आल्हा उदल को अपना पड़ाव हटाना पड़ा। अब वे वहां से हटकर टिकुरिया पहाड़ी पर जाकर डेरा डालते हैं, लेकिन यहाँ भी पासी गुप्तचरों की नजर उन पर बनी रहती है। इसलिए आल्हा और उदल की सारी खबरें राजा बिजली पासी को मिलती रही। अब देखिए, यहाँ पर एक खतरनाक गेम चेंज होता है। इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही महाराज सातन पासी काकोरी में पासी राजाओं के संगठन में शामिल हुए थे, जिसके कारण वो महाराजा बिजली पासी से ज्यादा दूर नहीं थे। इस संगठन के कारण जब लोगों को पता चला कि आल्हा उदल ने हमारे दोस्त बिजली पासी पर हमला करने वाले हैं, इसलिए महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं को मिलकर बिजली पासी की मदद करने चले आते हैं। अब युद्ध का समय निकट आ गया और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गांजर युद्ध का शंखनाद हो गया। नगाड़ों की गर्जना से पूरा मैदान कांप उठा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जिसमें एक ओर थे महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी और कई पासी राजाओं, जिनकी सेना अपने राजाओं के लिए मर मिटने को तैयार थी। तो दूसरी ओर थे आल्हा उदल, जो अपने साले जोगा और भोगा के साथ एक हुंकार बांध रहे थे। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। राजा बिजली पासी की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह जिस ओर वार करते, वहां दुश्मनों के रक्त की धार बह निकलती। उनके सैनिक अपनी छापामार युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध पहले से थे ही। जिसके बाद बिजली पासी के सैनिकों ने चारों ओर से तीरों की बौछार लगा दी। जयचंद की सैनिक इस अप्रत्याशित हमले से घबराने लगे। आल्हा और उदल को एहसास हुआ कि यह युद्ध उतना सरल नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। तभी सामने महाराजा बिजली पासी खड़े थे, जिसके बाद आल्हा और राजा बिजली पासी दोनों योद्धा आमने सामने आए। तलवारें टकराईं और पूरा मैदान उनकी युद्ध कला का गवाह बन गया। 3 पहरों तक यह घमासान युद्ध चला। बिजली पासी आल्हा के हर वार का जवाब दुगनी ताकत से दे रहे थे। उनके साहस और युद्ध कौशल ने आल्हा को हैरान कर दिया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, आल्हा उदल को समझ में आने लगा कि उन्होंने एक भयंकर भूल कर दी थी। वे बिजली पासी की ताकत को कम आंक बैठे थे। अब धीरे धीरे युद्ध की गति तेज हो चुकी थी। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से आल्हा उदल को सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक कपट भरी योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को रात्रि में पासी शिविरों में घुसकर वहां के प्रमुख राजाओं को मारने का आदेश दिया।
जिसके कारण चितिया आपू के राजा छितापासी इस विश्वासघाती हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। आल्हा उदल के सैनिक रात के अंधेरे में शिविर में घुसे और सोते समय ही उन पर हमला कर दिया। राजा छितापासी का सिर काट लिया गया। धीरे धीरे अन्य पासी सरदारों को भी इसी रणनीति से मारा जाने लगा। इसी छल से उस रात कई सैनिकों ने महाराजा बिजली पासी पर भी हमला किया था, लेकिन बिजली पासी ने रात को भी ताबड़तोड़ तलवारें चलाई और सभी सैनिकों को अपने शिविरों से खदेड़ भगाया। लेकिन इस मुठभेड़ में वो घायल हो गए। लेकिन उनको दुख अपने शरीर का न होकर उनको ज्यादा दुख कई पासी राजाओं को मरने के कारण हुआ। परंतु इस छल कपट के बावजूद महाराजा बिजली पासी अगले सुबह युद्ध भूमि में डटे रहे। उनका शरीर घावों से भरा हुआ था, उनका घोड़ा घायल हो चुका था, परंतु उनकी तलवार की गति जरा भी मंद नहीं हुई। अगले सुबह जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी आल्हा उदल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें बिजली पासी को फंसाने की योजना बनाई गई। बिजली पासी अकेले ही दुश्मन के खेमे में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे चारों ओर से घिर चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि अब जीवित निकलना संभव नहीं है, परंतु उन्होंने हार मानने के बजाय अंतिम सांस तक युद्ध करने का निश्चय किया। अकेले ही उन्होंने आल्हा उदल की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा बिजली पासी की वीरगति की खबर जैसे ही पासी सेना में पहुंची, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। युद्ध भूमि में उनके बलिदान ने सभी सैनिकों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन यह शोक जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। पासी वीरों ने अपने राजा के बलिदान का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अब युद्ध की सारी जिम्मेदारी पासी संघ के प्रमुख राजाओं पर आ गई। इनमें सबसे अधिक अनुभवी और रणनीतिकार राजा सातन पासी माने जाते थे। महाराजा बिजली पासी के सबसे घनिष्ठ मित्र होने के नाते वे इस युद्ध को केवल लड़ाई नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई मान चुके थे। उनके नेतृत्व में पासी वीरों ने रणभूमि में एक बार फिर हुंकार भरी और जयचंद की सेना के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तभी राजा देवमाती पासी ने आल्हा उदल को घेरने के लिए उत्तर दिशा में एक विशाल सैनिक छावनी स्थापित कर दी थी। अब युद्ध की पूरी कमान राजा सातन पासी के हाथ में थी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे आल्हा उदल और उनके सहयोगी पूरी तरह से घेर ले जाए। युद्ध के मैदान में सातन पासी और आल्हा उदल आमने सामने आ गए। जब सातन पासी का सामना आल्हा के छोटे भाई उदल से हुआ तो उदल की हिम्मत जवाब दे गई। वह इस भीषण युद्ध में सातन पासी के सामने आने से कतराने लगा। उदल जानता था कि सातन पासी केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे, जो अपने दुश्मनों को धूल चटा सकते थे। जिसके बाद आल्हा और सातन पासी के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। सातन पासी की तलवार बिजली की तरह वार कर रही थी और आल्हा बुरी तरह से दबाव में आ चुके थे। उनके सैनिक एक एक कर धराशायी हो रहे थे। चारों ओर पासी सैनिकों की हुंकार गूंज रही थी, जिससे जयचंद की सेना के कदम पीछे हटने लगे। अब धीरे धीरे आल्हा की सेना को पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि वे एक अपराजेय शक्ति से टकरा गए हैं। उस दिन गर्मी असहनीय थी, सूरज आग उगल रहा था और युद्ध भूमि की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर मरते हुए सैनिकों की चीखें सुनाई दे रही थी। पासी वीरों की हुंकार से कन्नौज की जयचंद की सेना को पीछे हटना पड़ रहा था। अब यह युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। पासी घुड़सवारों ने चारों ओर से हमला बोल दिया। तीरों की बौछारों से आकाश ढक गया। जयचंद की कन्नौजी सेना इन हमलों को सहन नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे मैदान छोड़कर भागने लगी। इधर सातन पासी ने पूरे वेग से तलवार चलाकर आल्हा पर प्रहार किया। आल्हा इस हमले से अधमरे से हो गए। उनके हाथ से तलवार छूटने लगी और घुटने कांपने लगे। यदि अगला वार पड़ता तो आल्हा उसी रणभूमि में दम तोड़ देते। लेकिन तभी उनका बेटा इंदल घोड़े पर सवार होकर आया और उसने राजा सातन पासी को टक्कर मारी, जिससे वे क्षण भर के लिए संतुलन खो बैठे। इसी अवसर का लाभ उठाकर राजपूती सेना ने आल्हा को घेरे में ले लिया और सुरक्षित निकाल ले गई। यह युद्ध इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार आल्हा उदल की पराजय हुई थी। आल्हा का घमंड चूर चूर हो गया। वे जान गए थे कि पासी योद्धाओं की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने टिकना असंभव था, इसलिए वो युद्ध को बीच में छोड़कर भागने लगे। आल्हा और उदल को युद्ध भूमि से भागते देख उनकी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने वाले सभी सुरक्षित नहीं बच सके। तभी आल्हा उदल के साले जोगा और भोगा इस भगदड़ में फंस गए। वे पासी सैनिकों के चक्रव्यूह से बच नहीं सके और अंततः राजा सातन पासी ने उन्हें अपने पराक्रम से यमलोक पहुंचा दिया। यह महाराजा बिजली पासी के बलिदान का प्रतिशोध था। आल्हा और उदल किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन इस युद्ध में पासी वीरों की तलवारों की चमक ने उन्हें फिर कभी इस भूमि की ओर लौटने नहीं दिया। गांजर का युद्ध समाप्त हो गया। पासी वीरों की यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता की घोषणा थी। अवध अब पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन पासी घनिष्ठ मित्र थे। वे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनका यह बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गांजर का यह क्षेत्र आज लखनऊ के चक गंजरिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इतिहास में इसे लव
गांजर के नाम से प्रसिद्ध मिली थी। कहा जाता है कि गांजर क्षेत्र में महीनों तक युद्ध चलते रहे थे। भूमि रक्त से सींची जाती थी। इसी कारण इस क्षेत्र को लह गांजर भी कहा गया, जिसका अर्थ है रक्त से सना गांजर। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक गाथा थी, त्याग, बलिदान और प्रतिशोध की गाथा, जो युगों युगों तक स्मरण की जाती रहेगी। महाराजा सातन पासी ने न केवल अपने मित्र और वीर सेनानायक बिजली पासी का प्रतिशोध लिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि पासी योद्धाओं को छल से हराया तो जा सकता है, पर झुकाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व में पासी सेना ने आल्हा ऊदल जैसे महायोद्धा को परास्त किया और गांजर की धरती पर विजय पताका फहराई। उम्मीद है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।